बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का सोशल मीडिया इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसे हल्दी की गांठ मिल जाए तो ये पूरा पंसार का डिपार्टमेंटल स्टोर बना डालता है, या ये कहिए कि ये वो ऊद बुलाव है कि जिसे एक तिनका मिल जाए तो इस तिनके की बुनियाद पर वो पूरा डैम बना देता है। अब नया फार्मूला ये निकाल कर लाए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नई पेशकश की है कि माफ़ी मत मांगो, सिर्फ अजहार अफसोस कर दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और रिहा कर देंगे। इस फार्मूले की पूरी कहानी, पूरी हकीकत क्या है? अच्छा, पीटीआई के कुछ 70 के करीब लीडरों और अरकान असम्बली और दूसरे एक्टिविस्ट को सज़ाएँ हुई हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सज़ाएँ खानापुरी के लिए हैं? और तीसरा इशू हमारा इसी के ज़िम्न में, उमर अयूब साहब को दोबारा सज़ा हो गई है, तो उमर अयूब साहब के हवाले से एक बात ज़रूरी करनी है याद दहानी के लिए। और इमरान खान ने जो एक मास्टर कार्ड खेला था महमूद अचकज़ई को अपोजिशन का पार्लिमानी कायद बनाने का, उस कार्ड का क्या बना? इमरान खान ने वो कार्ड खुद ही वापस ले लिया है, तो ये कौन सा कार्ड है? और फिर दो हज़रात का जिक्र करना, एक उरिया मकबूल जान और एक अतर मिनल्ला, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर क़यामत की निशानी है, तो इनका जिक्र भी आपके लिए मेरे ख्याल में दिलचस्पी का बायस होगा। तो सारी फहरिस्त ये फार्मूला इन्होंने अब पेश करना शुरू कर दिया है। इनका पूरा सेल एक्टिवेट हो गया है इस बात को फैलाने में कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट घुटनों पर आ गई है, उसके हौसले बिल्कुल जवाब दे गए। ये पिछले 2 बरसों में इस्टेब्लिशमेंट का हौसला मेरे ख्याल में 1373वीं बार टूटा है। तो इस्टेब्लिशमेंट का हौसला बिल्कुल जवाब दे गया और उन्होंने इमरान खान ने कहा है कि कुछ इज़्ज़त हमारी रख लो, हम माफ़ी मांगने का मुतालबा विदड्रा करते हैं, आप सिर्फ ये कह दें कि मैंने जो कुछ किया अफसोस है उस पर, यानी अपॉलॉजी के बजाय आप सिर्फ रिग्रेट का लफ्ज़ कह दें और बात ख़त्म, मामला तय, इनकी छुट्टी, और आप दोबारा हुकूमत में मिलकर अच्छा निज़ाम चलाएंगे। ये है वो सौदा जो बिक रहा है, और इस सौदे के पीछे क्या तिनका है जिसकी बुनियाद पर ये सारा डैम बनाया गया है, और वो कौन सी हल्दी की गठड़ी है जिसको लेकर इन्होंने पिरसार खाना खोल लिया है। तो कहानी ये है कि पहले तो वो सुहेल वड़ाई साहब का किस्सा तो ख़त्म हो गया, उन्होंने माफ़ी मांग ली, और लगता है कि उनके ख़िलाफ़, मैंने कल भी कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ होगा तो ये है कि उनकी इदारे में पोजीशन मुतासर हो सकती है, ये भी अगर हुई तो, वरना मजमूई तौर पर उनका किस्सा पाक हो गया। उन्होंने माफ़ी मांग ली, हर एक से माफ़ी मांग ली है। उससे मिलता जुलता कुछ मामला, लेकिन कुछ मुख्तलिफ, अंसार अब्बासी साहब का है, वो भी जंग और जियो के रिपोर्टर, दी न्यूज़ के रिपोर्टर है, यानी पूरे मीडिया ग्रुप के वो रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने एक तबसरा छापा है कालम की सूरत में, और यहाँ मैं ये बता दूं कि कुछ लोग अंसार अब्बासी साहब के बारे में भी वही ख्याल रखते हैं जो सुहेल वड़ाई साहब के बारे में, कि ये भी असल में अपनी बात नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि सुहेल वड़ाई साहब तो अपनी तहरीरों में शऊरी कोशिश करते रहे हैं, नज़र आते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ, यानी मैं नहीं बोल रहा, मेरे विच जनरल आसिम मुनीर बोल रहा, वो ये कहते हुए शऊरी तौर पर नज़र आते हैं, यानी उनकी जो कालम का स्टाइल है वो सारा। अंसार अब्बासी साहब इनके बरक्स हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। उन्हें ख़बरें मिलती हैं और वो ख़बरें फिर बाद में सही भी निकलती हैं, इसकी वजह से ये तसर भी बनता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। हालांकि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी नहीं है, बल्कि एक बड़ा मीडिया ग्रुप, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते होते हैं ताकि वो अपनी बात ज़्यादा बड़े प्लेटफार्म से लोगों तक पहुंचा सके। अंसार अब्बासी में और सुहेल वड़ाई साहब में एक फ़र्क जो है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अब्बासी साहब जब इस्टेब्लिशमेंट की राय बताते हैं तो वो वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं कि मुक़्तदर हलकों का ये ख़्याल है या मुक़्तदर हलकों का ये कहना है, उसके बाद फिर उनकी बात वो उनके मुंह में डालते हैं, यानी कोट अनकोट वाला मामला हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी राय देते हैं तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट का हवाला नहीं देते, और एक बॉर्डर लाइन उनके कालम में, उनकी तहरीर में नज़र आती है कि ये हिस्सा तो इस्टेब्लिशमेंट की ख़बर पर मबनी है और ये हिस्सा
मैं कह रहा हूँ कि मेरी राय है, मेरा तजिया। अब ये उनका तजिया है जो उन्होंने जंग में लिखा कि अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते तो कम से कम अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लें और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, उनसे मिल बैठें और फिर उनका मसला हल हो सकता है माफ़ी मांगे बगैर। नाज़रीन, मसला हल हो सकता है और मसला हल हो जाएगा, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब्बासी साहब ने जो तजवीज़ दी है वो ये है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसकी मैं मज़ीद वजाहत आगे करूँगा। एक तो इमरान खान ये सब कुछ नहीं करेंगे, वो सियासी जमातों के साथ कैसे मिलेंगे? क्या वो मुस्लिम लीग के साथ मिलेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे या JUI के साथ मिलेंगे, जिनको पिछले 3 महीनों में PTI ने कुछ 70 मरतबा ये ताना दिया है कि मौलाना साहब हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। एक रात PTI उनको हज़रत मौलाना कहती है, अगले दिन फिर उनको मौलाना डीजल का खिताब करती है और गालियाँ देती है। क्या उनके साथ बैठेंगे या MQM के साथ बैठेंगे या जमात इस्लामी के साथ बैठेंगे? किसके साथ वो बैठेंगे, ये एक अलग माजरा है। इस दौरान एक इमरान खान के एक बड़े हमदर्द हैं, उन्होंने इमरान खान को ये एक पैगाम दिया है और पैगाम उनका अपना है, दरअसल किसी और का नहीं है, लेकिन ये तसर वो ये दिया उन्होंने कि जैसे मैं किसी और का पैगाम लाया हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो किसी का पैगाम लेकर नहीं गए, उन्होंने अपनी राय दी है और वो ये कहा है कि खान साहब आप रिग्रेट कर लें, माफ़ी ना मांगे, रिग्रेट कर लें, आगे काम हो जाएगा। ये उनका मैसेज था। तो ये भी उनकी ज़ाती राय है और वो भी उनकी ज़ाती राय। असल ये है जो मैंने कल भी कहा था कि इमरान खान अब अगर माफ़ी भी मांग लेता है तब भी वो बाहर नहीं आएगा। इमरान खान ने बाहर नहीं आना है। एक जो 50% उम्मीद थी कि PTI को कुछ स्पेस मिलेगी, अब वो भी आपने देख लिया कि जो मज़ीद 70 लोगों को सज़ाएँ हुई और अभी मज़ीद सज़ाएँ होनी हैं, तो उसके बाद वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। लेकिन एक जो शक्ल है वो बनती हुई नज़र आ रही है कि PTI इमरान खान को माइनस करती चली जा रही है, जिसका एक सबूत तो आपने देखा कि इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में बाइकाट करो, इन्होंने कहा कि हम तो नहीं करते। पार्टी के इजलास में ये फैसला किया है, यानी ये किसी इनफरादी राय नहीं है गौहर खान के। और गौहर खान के बारे में आपको ये इल्म है कि इमरान खान ने कई मरतबा गौहर खान को मैसेज भेजा कि मुझे आकर मिलो, और इसके कहने पर PTI के वकीलों के कहने पर जो मुलाकातियों की फहरिस्त आती है उसमें हर मरतबा गौहर खान का नाम शामिल होता है कि यानी ये जाकर मिल सकते हैं, लेकिन वो जाकर नहीं मिलते। उसके पीछे एक ज़ाती सानिया भी कह सकते हैं। सानिया इसलिए कि इमरान खान ने डेकोरम का ख्याल किए बगैर कि पार्टी लीडर है, अपनी इसकी एक साख है, अपने हल्के में मुअज़्ज़ज़ है, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, पढ़ा लिखा भी है। इसके साथ 2-3 महीने पहले की बात है, ये गौहर खान मिलने गए इमरान खान से, तो इमरान खान ने इनसे सख्त बदतमीज़ी की और अपने उसी कल्चर का मुजाहरा किया जिस कल्चर के लिए इमरान खान बदनाम है। तो उसके बाद गौहर खान ने कहा, ये दिल में फ़ैसला किया जिसका इजहार फिर अमल से हुआ कि वो अब इमरान खान से नहीं मिलेगा। और यही हालत दूसरे लीडरों की भी है, कई लीडर तो मिलते ही नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि कल ही मैंने इनके एक्टिविस्ट का वो सुना भाषण। ये वही आदमी था जो पहले कहता था कि इमरान खान के कहने पर PTI के अरकान असम्बली ने हलफनामे दाखिल कराए हैं कि हम इमरान खान से वफादार रहेंगे। कल वही एक्टिविस्ट कह रहा था कि ये सारे अरकान असम्बली गद्दार है, सारे के सारे अरकान असम्बली गद्दार हैं, ये एजेंसियों के टाउट हैं, एजेंसियों ने इनको मैनेज कर रखा है और ये गद्दार हैं और ये इमरान खान की इनको परवाह ही नहीं है। तो ये देखें, ये इनका एक ही आदमी 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले क्या कह रहा था और अब क्या कह रहा है कि ये तो सारे के सारे गद्दार है, सारे के सारे ISI के टाउट है। ISI के टाउट इमरान खान ने रखे तो रखे कैसे, पहले ये तो बताए। अच्छा, अब इसी चक्कर में ये मामला भी हो गया कि इमरान खान ने कहा था कि ये अचकज़ई साहब को अपोजिशन का लीडर बनाया जाए, कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का लीडर बनाया जाए। और इस पर आपने देखा होगा कि PTI के ज़ुम्बी सिफत हज़रात ने अपनी नज़रें घुमा घुमा कर ये प्रोग्राम किए थे और ये शोर मचाया था और अखबारात में आर्टिकल भी आए कि इमरान खान ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है कि इस्टेब्लिशमेंट की हवा सरक गई है, इस्टेब्लिशमेंट कन्फ्यूज़ हो गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। इमरान खान ने कह दिया कि मैं नहीं,
बस अब जो बात करनी है चकजई से करो, और एस्टेब्लिशमेंट की तो जान जाती है चकजई से। ये इस तरह की सारी बातें उन्होंने की। अब उसी इमरान खान ने एक वकील के कहने पर, जो पिछले दिनों मिला इमरान खान से अंदर जाकर, उस वकील के कहने पर इमरान खान ने ये फैसला वापस ले लिया, चकजई को पार्लिमानी लीडर बनाने का फैसला वापस ले लिया। मेरा पूछना ये है कि अगर चकजई को नॉमिनेट करना इमरान खान का ट्रम्प कार्ड था, तो अब वो उस फैसले को वापस लेकर इमरान खान ने कौन सा कार्ड खेला कि ये भी ट्रम्प कार्ड है, वो भी ट्रम्प कार्ड, ये भी ट्रम्प कार्ड, यानी सुलट भी अपनी पलट भी अपनी, अंटा भी मेरा बंटा भी मेरा। ये अब वो करेंगे प्रोग्राम कि इमरान खान ने चकजई का नाम वापस लेकर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल लिया है। अब इस्टेब्लिशमेंट की टांगें कांप गई हैं कि अब वो क्या करे। यानी इमरान खान ने तो मुसालत का पैगाम दे दिया है। मुसालत के पैगाम की कहानी सिर्फ इतनी है कि ये 2 साल से जेल के अंदर टक्करे मार रहा है कि आसिम मुनीर साहब मुझसे मुज़ाकरात कर लें, और वो सुनने को तैयार नहीं है, इसका नाम सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ मुझे एक ज़रूरी बात याद आ गई। कल ही मैंने एक अच्छे खासे माकूल आदमी को ये कहते हुए सुना कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान खान के ज़ाती तौर पर मुखालफ हैं। मतलब ये था कि अगर आसिम मुनीर साहब हट जाते हैं तो इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है, अगर वो नहीं हटते तो गुंजाइश पैदा नहीं होगी। तो मेरी इस बारे में सोची समझी राय ये है कि मसला आसिम मुनीर साहब एक आदमी फील्ड मार्शल का नहीं है। पूरा इदारा ये समझता है कि इमरान खान इस मुल्क का दुश्मन है। ये इससे पहले किसी पूरे इदारे का इत्तेफाक राय किसी भी लीडर के बारे में, हत्ता कि GM सैयद के बारे में भी ये इत्तेफाक राय नहीं था जो इमरान खान के बारे में हुआ। और ये कहानी बड़ी लंबी है और सिर्फ इसमें 9 मई नहीं आता। अभी मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो मिसालें दे रहे हैं कुछ लोग कि अगर नवाज़ शरीफ और जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को माफ़ी मिल सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं मिल सकती। इसमें पहली बात तो यह है कि माफ़ी का लफ्ज़ ही गलत है। नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर और इमरान खान को माफ़ी नहीं मिली थी, बल्कि रियासत ने उनके बारे में अपना फ़ैसला वापस लिया था। और दूसरी बात यह है कि इन तीनों ने, बेनज़ीर शहीद ने, जरदारी ने, नवाज़ शरीफ ने 9 मई नहीं किया था। 9 मई कोई छोटा वाक़या है, ये उस वाक़े को अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। हालांकि इमरान खान अदालत के अंदर ये मान चुका है कि ये कारकुनों का रद्द-ए-अमल था। दूसरी बार पकड़ा तो फिर यही होगा, ये कहा था उसने अदालत में। दूसरी बार पकड़ा तो फिर यही होगा। अगरचे दूसरी बार पकड़ा तो कोई चिड़िया भी बाहर नहीं निकली, वो अलग बात है। ये कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन 9 मई का वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं था। आपको नज़र आ रहा है जिस तरह सज़ाएँ हो रही हैं, यानी किसी भी मुल्क में ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं कि जिसकी हम मिसाल दे सकें कि भी फ़लाँ मुल्क में ये हुआ था, उसके बाद फिर ये हुआ था। कि यानी 220 फ़ौजी इमारतों पर हमले, ये कुछ छोटी बात है। हर जगह 200, 300, 400 का जत्था, 50 का जत्था, 100 का जत्था पहुंच गया, पत्थर, ईंटें और बारूद लेकर। कहीं आग लगा दी, कहीं खिड़कियां तबाह कर दी, कहीं गेट तोड़ दिए, कहीं कुछ कर दिया। ये कुछ छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या था। दुनिया में किसी मुल्क की फ़ौज के साथ ऐसा किसी टोले ने नहीं किया। सिर्फ दहशतगर्द करते हैं, वो भी छुप कर वार करते हैं और भाग जाते हैं। ये नहीं कहते बाद में कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक तो ये, और फिर दूसरा क्या नवाज़ शरीफ ने या आसिफ जरदारी ने या बेनज़ीर ने या किसी और लीडर ने जिसको फ़ौज से शिकायत हैं, कभी दुनिया भर में कोई मुहिम चलाई कि पाकिस्तान का माशी बाइकाट कर दिया जाए, इसकी माशी नाकाबंदी कर दी जाए। किसी लीडर ने यूरोपीय यूनियन से जाकर कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दें। किसी ने कहा जाकर के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लें, पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दें, इसके रहनुमाओं के दौरे रोक दें, इनकी इमदाद बंद कर दें, इनके साथ इनको कर्जा ना दें, इनके साथ समझौते मुअत्तल कर दें। ये सारी मुहिमात PTI ने चलाई हैं। क्या किसी और जमात ने चलाई? नहीं चलाई। तो फिर ये मुवाजना करना कि अगर नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर और जरदारी की माफ़ी हो सकती है। भाई जरदारी की माफ़ी क्या, जरदारी ने ये कहा था ना कि मैं फिर ईंट से ईंट पहुँचा दूँगा। ये एक धमकी थी और बस धमकी थी, और उस धमकी का असर जब जितना गुस्सा था वो आया, और उसके बाद जब सारा बाद में स्मेल कर लिया कि ये बस जज्बात में आकर एक धमकी दी है। कोई गाली तो नहीं दी थी, किसी बिल्डिंग पर हमला तो नहीं किया था, किसी की ज़ात पर कीचड़ तो नहीं उछाला था। इन्होंने तो जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल से लेकर पता नहीं कितने कोर कमांडरों तक इन्होंने किरदार कुशी के फसाने घड़े। आर्मी चीफ को नहीं बख्शा, फील्ड मार्शल को, और कोर कमांडर्स को नहीं बख्शा, ISI के चीफ को नहीं बख्शा,
उनके स्कैंडल घड़े, उनकी मीम्स बनाई, उनके बारे में घटिया प्रोपेगेंडा गालियां दी। और यहाँ कल मैंने एक बात करनी थी वो रह गई, वो ये थी कि जो काम सियासतदानों के करने का था अमेरिका में वो नहीं कर सके, वो आसिम मुनीर ने कर दिखाया, चाहे कैसे भी किया। समराज ये है कि उन्होंने इस सिलसिले में कोई बराह रास्त एक्टिविटी तो नहीं की, लेकिन अपने दीगर किस्म की कारकर्दगी के हवाले से वो काम कर दिखाया जो सियासी लीडर नहीं कर सके। वो काम था अमेरिका में ख़ास तौर पर, और फिर उसके बाद बरतानिया वगैरह का जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसमें उसको फिर पलटा दिया। अमेरिका में मेजॉरिटी जो थी पाकिस्तानियों की वो इमरान खान की आर्मी थी। मेजॉरिटी वो नहीं जो PTI वाले बयान करते, वो तो कहते हैं 80%, 90%। उनको तो ये हिंसा याद हो गया है, जहाँ भी होंगे 80%, 90%। लेकिन ये फैक्ट है कि अमेरिका में 50 से 60% पाकिस्तानी इमरान खान के हामी थे, अब नहीं है। और 60% होना या 55% होना बहुत बड़ी बात है कि एक अकेला लीडर ओवरसीज़ में 50-60% तक पहुंच गया मकबूलियत में, और बाकी सारे लीडर मिलाकर भी 45% के पास रहते हैं, ये 40% के पास रहते हैं। क्या जरदारी, क्या नवाज शरीफ, क्या जमात इस्लामी, क्या GUI, क्या दूसरी पार्टियां। लेकिन हाफिज़ आसिम मुनीर ने अपनी कारगुजारी से, अपनी कारकर्दगी से ये कारनामा कर दिखाया कि अब वहाँ इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी सुकड़ गई है, श्रिंक कर गई है कि अब वो नज़र नहीं आती पहले की तरह। इन्होंने जुलूस निकाले थे ना थोड़े दिन पहले, पता नहीं कौन सी यकजहती मनानी थी, कौन सा एहतजाज करना था कि दुनिया भर में पाकिस्तानी निकलेंगे, करोड़ों पाकिस्तानी निकलेंगे। अमेरिका में कितने निकले? जितने निकलते थे उससे आधे भी नहीं निकले, उससे आधे से भी कम निकले, और यही हालत बरतानिया में है। तो ये काम जो है ये सियासतदानों ने नहीं किया, ये या तो हाफिज़ आसिम मुनीर ने किया है और उनके साथियों ने किया है, या फिर इमरान खान की उन हरकतों ने किया है जो वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया से आइसोलेट करके, नाकाबंदी करके करना चाहते थे। नाज़रीन, ये इशू लंबा हो गया, बस खुलासा यही है कि ये जो इन्होंने दुकान चलाई है नहीं कि इमरान खान के साथ कोई नई सौदेबाजी हो रही, कोई सौदेबाजी नहीं हो रही। फ़िक्र ना करें, मुर्शिद आपका जेल ही में रहेगा और वहीं पर अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, जिस तरह कि अल्लाह अल्लाह वो करता रहा है पूरी उम्र। अच्छा, सज़ाएँ हुई हैं, उस सज़ाओं पर मुझे बहस नहीं करनी, ठीक है, 9 मई का। इसमें एक सज़ा जो हुई है वो उमर अयूब को हुई है, दादा साहब के पोता साहब को। ये दूसरी या तीसरी सज़ा है, लेकिन मुझे जो बात याद आई वो सज़ा के हवाले से नहीं है। वो ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया में पिछली 4 रोज़ा जंग हुई तो इसने कौमी असम्बली में तकरीर की, जंग से एक दिन पहले पाकिस्तानी फ़ौज का इसने मजाक उड़ाया और कहा कि ये तो जंग लड़ ही नहीं सकती, पता नहीं, ये तो वो जो PTI का बयानिया है कि भारतीय फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज को इतने जूते मारेगी, इतने जूते मारेगी, इस तरह की बात उसने ज़रा पार्लिमानी लहजे में की। उसके बाद फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय हमले का जो हशर किया वो आपने देखा। तो उस दिन के बाद से ये उमर अयूब इस्लामाबाद से गायब है। सज़ाएँ तो उसको बाद में हुई हैं, जो पहली सज़ा हुई है इसके बाद हुई है। उस दिन के बाद से ये कौमी असम्बली नहीं आया, उसी दिन ये KP चला गया था। ज़राए कहते हैं कि ये इसको इस्लामाबाद में पानी नहीं मिल रहा था चुल्लू भर, तो इसका ख्याल था कि KP में तो बहुत पानी है, और वाकई बहुत पानी है। कुछ पानी वो ये जो साइक्लोन वगैरह बारिशें हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए इनके ज़रिए, तो बहुत पानी आ गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये उमर अयूब को चुल्लू भर पानी मिला के नहीं मिला। बाकी सज़ाएँ उन पर मेरा तबसरा है कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला वफाक नहीं है, और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क वफाक है, इंडिया भी वफाक है, अमेरिका भी वफाक है। वहाँ एक मुजरिम किसी सूबे में पनाह ले बच ही नहीं सकता। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वैसे बाई चांस मेरे हाथ आ गई, उसमें मशरक़ी पंजाब से एक मुजरिम फ़रार होकर महाराष्ट्र चला जाता। कितनी दूर है महाराष्ट्र मशरक़ी पंजाब से? मशरक़ी पंजाब तो लाहौर के आमने सामने है ना, यानी उसका जो फासला है। तो उसके बाद पहले राजस्थान आता है, फिर गुजरात का सूबा आता है, यानी कराची के मुकाबले में गुजरात का सूबा कह लें। उसके बाद पूरा गुजरात का सूबा, फिर महाराष्ट्र एक 1/3 हिस्सा क्रॉस करने के बाद बम्बे आता है। तो वो बम्बे आकर छुपा हुआ था, अब तो मुंबई हो गया। तो पंजाब पुलिस वहाँ से निकली और वो मुंबई से उसको इसके महल से पकड़कर घसीटती हुई ले गई। ये जो मुजरिमों को सज़ाएँ हो रही हैं, उमर अयूब है, शिबली फराज है, और पता नहीं कौन कौन से हैं, वो भी है मेरे ख्याल में, ज़रताज गुल है, उसको भी पहले भी सज़ा हुई है, और कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इनको क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जाता? ये कोई बहाना कि वो तो पख्तूनख्वा में जाकर छुप गए हैं, कैसे पकड़ें, ये कोई काबिल कबूल बहाना नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं होता कि किसी इलाके की पुलिस कहे कि मुजरिम इस इलाके से निकल गया है, हम इसे कैसे पकड़ें। जिसको सज़ा होगी उसको पकड़ना पड़ता है, नहीं पकड़ा इन्होंने।
ये अब भी नहीं पकड़ेंगे। और ये ऐसे बुज़दिल हैं कि इनमें से एक ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। जो कहते थे इन खान पर जान भी निसार है, वो खान के लिए गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। सब के सब पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। मुराद सईद से लेकर उमर अयूब तक किसी को पाकिस्तान की हुकूमत गिरफ़्तार नहीं कर रही। तो क्या हम ये कहें कि ये सज़ाए खानापुरी के लिए है? असल में पीटीआई की फेवर की जा रही है। बहरहाल जो भी आप समझे। अच्छा, अब मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूँ क्योंकि फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। एक तो उरिया मकबूल जान है और एक है जस्टिस अतर मिनल्ला। तो अतर मिनल्ला ने ये तकरीरें की, उस पर आपने बहुत सारे प्रोग्राम सुने, तबसरे सुने, और तकरीरों में इंसानी हकूक़, वो लापता अफराद और अदालती कारकर्दगी के हवाले से उसने बातें की, ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला देने की बात की, ईमानदारी के साथ काम करने की बात की, हक़ का साथ देने की बात की, इस तरह की बातें की। अब इस तरह के ज़मीर की बात, ईमानदारी की बात अतर मिनल्ला जैसे आदमी के मुंह से निकले तो ये क़यामत की निशानी नहीं है? क़यामत की निशानी है। ये अतर मिनल्ला कौन है? इसको याद नहीं है जैसे शौकत सिद्दीकी के साथ क्या कुछ किया गया था? उसको नाजायज़ निकलवाया गया और उसके कैरियर की लाश पर चढ़कर अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, और फिर ये जैसे सुप्रीम कोर्ट आया वो भी आपको पता है, और इसने और बहुत सारे कारनामे किए हैं। तो इस शख्स के मुंह से ज़मीर का नाम मुंह से निकलना क़यामत की निशानी है और कुछ नहीं है। और इसी तरह उरिया मकबूल जान का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल के प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुर्बतें भारत पर बिजली बनकर गिर रही हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ है, और उरिया मकबूल जान ने इसका सबूत दे दिया। इसने एक ट्वीट किया जिसमें इसने बंगालियों को बाकायदा गालियाँ बकी हैं। बंगाली ऐसे होते हैं, बंगाली वैसे होते हैं, उन्होंने ये किया वो किया। पूरी याह्या खान की सोच, टिक्का खान की सोच, जनरल नियाज़ी की सोच जो बंगालियों के बारे में थी। और इस मौके पर जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं कि लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या उम्मीदें बांध ली है। कुछ उम्मीदें तो पूरी हो जाएंगी, वीज़ा की पाबंदियाँ मज़ीद नरम होंगी, यानी वीज़ा की पाबंदी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वो इतनी नरम हो जाएगी कि जो पाकिस्तानी बांग्लादेश जाना चाहे और जो बांग्लादेशी पाकिस्तान आना चाहे वो बड़ी आसानी से आ जा सकेगा। जिस तरह कुर्बत की बातें हुई हैं और जिस तरह इसहाक डार ने वहाँ एक अच्छी तकरीर की है, अखुवत की बात की है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की कुर्बत और हम आहंगी और ताल्लुक़ की और इस्लामी हवाले हमने बहुत अच्छी तकरीर की है। वो अखबारों में छपी, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी तकरीर की है और वहाँ रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। तो ये कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो कुर्बतें बढ़ने के वक्त इन लोगों की तकलीफ़ क्या कहानी सुना रही है कि ये लोग पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन हैं। खैर, उरिया मकबूल जान से मुझे एक और बात याद आई। जब इमरान खान का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ना, प्रोजेक्ट इमरान, तो कुछ बाबे भी लाए गए थे, तैयार किए गए थे, जिनके पास कोई मिसमराइज़ करने की, हिप्नोटाइज़ करने की सलाहियत थी। तो उनमें से एक बाबे के साथ इनकी बड़ी कुर्बत है, पता नहीं उसका नाम क्या है, सरफराज भट्टी या सरफराज खान, कोई इस तरह का नाम है कोई। तो ये दोनों कई मरतबा बैठे होते हैं और प्रोग्राम कर रहे होते हैं गुज़वा हिंद के हवाले से। असल में इनकी कोशिश होती है कि इधर से या उधर से गुज़वा हिंद के अंदर से इमरान खान और बुशरा बीबी को बरामद किया जाए कि ये वो गाजी हैं, ये वो इस दौर के सलाहुद्दीन अयूबी हैं, और ये वो हैं मोहम्मद बिन कासिम हैं जो इंडिया पर हमला करके कश्मीर ही आज़ाद नहीं करवाएंगे बल्कि दिल्ली पर भी इस्लाम का झंडा लहराएंगे। ये वो हजरात हैं। तो अल्लाह इनकी हालत पर रहम करे, इनकी दिमागी हालत पर भी। और इस तरह के लोगों की इस तरह की बातें भी क़यामत की निशानी है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।